हेलो एंड वेलकम गाइस एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ सैलरीज। तो भाई परक्विजिट्स और अलाउंसेस दो मेजर पार्ट हमने अपने चैप्टर के ख़त्म कर लिए हैं और हाँ अब हम आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर। और वन ऑफ द लास्ट फ्यू टॉपिक्स विच वी हैव टू डील इज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो दो तरह के पर्क्स या दो तरह के सैलरी या दो तरह के अलाउंसेस किसी भी इंडिविजुअल को मिल सकते हैं इन अ पर्टिकुलर कंपनी। एक तो होता है जब वो अपना जॉब कर रहा है तब जो उसे परक्विजिट्स मिलते हैं, तब जो उसे बेनिफिट्स मिलते हैं, तब जो उसे फैसिलिटीज मिलती हैं, उन्हें कहते हैं प्री रिटायरमेंट या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस वाले एमोल्यूमेंट्स। एक होते हैं पोस्ट रिटायरमेंट जो रिटायरमेंट के वक्त मिलते हैं। तो अब हम वो वाले परक्विजिट्स, वो वाले एमोल्यूमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं, वो वाले बेनिफिट्स डिस्कस करने वाले हैं जो भाई किसी भी इंडिविजुअल को मिलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट। जी हाँ, कुछ ऐसे भी इनमें से एमोल्यूमेंट्स होंगे जिनमें कंपलसरी नहीं है कि पोस्ट रिटायरमेंट ही मिले। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस जब आप एक एम्प्लॉयर से दूसरे एम्प्लॉयर पे शिफ्ट करते हो तब भी वो मिलते हैं। लेकिन दोस्तों इनका नाम जो होगा, इन सारे के सारे बेनिफिट्स का इनका नाम एक ही होगा, नाम है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। लेकिन हाँ, कुछ मैं आपको ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जहां पर इनमें से भी कुछ रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलते, रिटायरमेंट से पहले मिलते हैं, लेकिन हम उनको नाम देते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट, क्योंकि जो विजन है इन सारे बेनिफिट्स का, जो सोच है इन सब बेनिफिट्स के पीछे, वो लॉन्ग रन की सोच है कि हम अपने एम्प्लॉय को ना लॉन्ग रन में बेनिफिट देना चाहते हैं। इस सोच के चलते इन सारे बेनिफिट्स, इन सारे एमोल्यूमेंट्स का जो नाम रखा गया है वो रखा गया है रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ताकि एक एम्प्लॉय जब काम करने की स्थिति में ना हो। आज तो एम्प्लॉय के पास दम है, एम्प्लॉय का जो शरीर है वो ठीक से काम कर रहा है, सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट चल रही हैं, तो आज की डेट में तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कल को जब एक एम्प्लॉय ठीक से काम नहीं कर पाएगा, कल को जब एक एम्प्लॉय ठीक से चल नहीं पाएगा, कल को एम्प्लॉय जब फिजिकली इतना समर्थ नहीं होगा कि वो कमा पाए, तो कुछ ऐसे प्रावधान हम आज ही कर दें एम्प्लॉय के लिए जिससे कि भाई वो लॉन्ग समय तक अपने आप को सर्वाइव कर पाए। देखो, बिजनेस एक बहुत अलग चीज होती है। बिजनेस में कोई रिटायरमेंट नहीं होती। बिजनेस में कोई ऐसा नहीं होता कि आप एक एज के बाद अपना बिजनेस करना छोड़ दोगे। आप जब चाहो बिजनेस कर सकते हो, जब तक चाहो बिजनेस कर सकते हो। आप चाहो तो 80-90 ईयर्स तक, जब तक आपका साथ देता है शरीर, तब तक आप बिजनेस कर सकते हो और बिजनेस इनहेरिट कर लिया जाता है आपके बच्चों पे। लेकिन सैलरी के साथ या जॉब के साथ या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के साथ ये इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। और लिमिटेशन भी है कि आप जॉब सिर्फ एक पर्टिकुलर एज तक ही कर सकते हो, क्योंकि हर एम्प्लॉयर चाहेगा भाई कि उसके ऑर्गेनाइजेशन में नया नया ब्लड आए, नए नए लोग आए और जो पुराने लोग हैं वो रिटायर होते चले जाएं। इसीलिए ज़रूरत है सैलरीड क्लास के लिए। देखो, हम जब पीजीबी भी पढ़ेंगे ना, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इनकम एंड प्रोफेशन, बिजनेस एंड प्रोफेशन, भाई तब हम ये ऐसी कोई बात नहीं करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर रिटायरमेंट होता ही नहीं। वहां पर रिटायरमेंट की कोई ऐसी स्टिपुलेटेड एज है ही नहीं, वहां ये कंसेप्ट रिटायरमेंट का एप्लीकेबल होता ही नहीं। लेकिन यहां जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं, जब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो लॉन्ग रन में हमें अपने एम्प्लॉई को बेनिफिट पहुंचाना है। लॉन्ग रन में हमें अपने एम्प्लॉई को कुछ परक्विजिट्स देने हैं, कुछ प्रावधान करने हैं, प्रोविजंस करने हैं, ताकि वो लॉन्ग रन तक सर्वाइव कर पाए। इन लॉन्ग रन के बेनिफिट्स को मैं नाम देता हूं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो भाई ये हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स। 6 रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे बेनिफिट्स का टैक्स ट्रीटमेंट हम सब्सिक्वेंटली देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको इनका मतलब बताने वाला हूं कि ये जो 7 रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, इन 7 रिटायरमेंट बेनिफिट का क्या मतलब है, ये इनकी ज़रूरत क्यों है, ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, हम वो सब चीज़ों की चर्चा करने वाले हैं इन 7 रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अंडर। तो सबसे पहला रिटायरमेंट बेनिफिट, सबसे पहला जो दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया, वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्सेप्ट में, वो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिमाग में। भाई कॉन्सेप्ट ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि जितने भी मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि देखो जब आज़ादी हुई या आज़ादी से पहले भी, तब ये बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स नहीं हुआ करते थे, तब प्राइवेट लोग बिजनेस नहीं करा करते थे। जनरली सब लोग खेती बाड़ी करते थे और घरेलू उद्योग करते थे। इतने बड़े बड़े औद्योगिक घराने तो बहुत लेट बने हैं। तो उस समय जब आज़ादी का समय था, तब तो सब लोग आज़ादी की लड़ाई में लगे हुए थे, या फिर जब आज़ादी मिली हमको, तब गवर्नमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश करके उसमें एम्प्लॉय को हायर करता था।
तो तब गवर्नमेंट ही ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का सबसे बड़ा सूत्रधार होता था। तो सबसे पहला थॉट जो आया वो गवर्नमेंट के ही दिमाग में आया कि भाई हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज हैं, वो एम्प्लॉयज जब तक वर्क करेंगे तब तक तो करेंगे, लेकिन जब वो वर्क करना बंद कर देंगे तब का क्या? तब उनकी घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? तब उनका 2 वक्त का राशन कैसे आएगा? तो इस सोच से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एक एक्ट के तहत एक फंड एस्टैब्लिश किया। उस फंड का नाम बना प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब यह हुआ कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो भी गवर्नमेंट कंपनीज में काम करते हैं उनके लिए हम जो उनको मंथली वेतन देते हैं, उस वेतन के अलावा क्यों ना हम उस वेतन का कुछ छोटा सा पोर्शन 10%, 12%, 15% हम एक फंड में जमा करते रहें, और जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाए उसके बाद हम उसको वो एक लमसम अमाउंट निकाल के दे दें ताकि वो अपना पूरा जीवन उससे व्यापन कर सके, निर्वाह कर सके। अब ये भाई एम्प्लॉय के ऊपर है, वो चाहे तो उस लमसम अमाउंट का जो जमा हो गया था ना फंड में, उसको एफडी करा ले और उसके इंटरेस्ट से अपना घर चलाए, या वो उसका कुछ भी कर दे, वो उसे इन्वेस्ट कर दे, वो उसे उसका जो यूज करना है कर ले। गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गवर्नमेंट ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई? तो जो मंथली वेतन मिलता है, क्योंकि एक फैक्ट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया कि जो मंथली सैलरी मिलती है, जो मंथली बेसिक पे मिलती है, वो भाई खर्च हो जाती है। उसमें से अजम्पशन ये है कि कुछ भी सेव नहीं हो पाता, वो पूरी पूरी खर्च हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि मैं एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेविंग्स करता हूं। प्रोविडेंट फंड के पीछे थॉट प्रोसेस क्या था? सेविंग्स थॉट प्रोसेस था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा मैं अपने एम्प्लॉई के बिहाफ पे सेविंग्स करता हूं। हां, अगर एम्प्लॉय अपनी सैलरी से सेविंग कर रहा है बहुत अच्छी बात है, डबल सेविंग हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो सेविंग्स करनी शुरू कर ही दी ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेविंग्स करनी शुरू करी। कैसे? सपोज मंथली वेतन है 20,000 रुपए किसी एम्प्लॉय का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला सुनो एम्प्लॉय, तुम्हारे को जो मैं इन हैंड सैलरी दूंगा वो दूंगा 20,000 रुपए। अब इस 20,000 रुपए का 10%, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 10% रेट नहीं है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसका 10% मतलब 2,000 रुपए हर महीना मैं अपनी जेब से, मतलब एम्प्लॉयर अपनी जेब से प्रोविडेंट फंड में इकट्ठा करता रहेगा, फंड में जमा करता रहेगा। जितने साल भी तुम नौकरी करोगे, 30 साल, 35 साल, 40 साल, जितने साल भी तुम नौकरी करोगे, वो नौकरी जब खत्म होने को आएगी, मतलब जब तुम्हारे 60 साल की या 65 साल की, कई इंडस्ट्रीज में 65 साल की रिटायरमेंट एज होती है, कई में 60 की होती है, तो जब भी तुम्हारी रिटायरमेंट की एज आएगी तब ये 2-2 हजार रुपए महीना जो तुमने जमा करवाया है, जो मैंने किया है जमा तुम्हारे बिहाफ पे, मैं इसे निकालूंगा फंड में से, एक बैंक अकाउंट की तरह होता है भाई फंड, मैं इसे निकालूंगा और पूरा का पूरा तुम्हें दे दूंगा। This was the concept and thought behind Provident Fund when it was established. It was earlier established as a statutory fund. Statutory fund मतलब ये एक गवर्नमेंट के अंडर आने वाला फंड होगा, ये लॉ में एस्टैब्लिश होगा, और ऑब्वियसली अगर लॉ में एस्टैब्लिश होगा तो इसका लॉ भी होना चाहिए। लॉ का नाम है भाई प्रोविडेंट फंड एक्ट। Provident Fund Act 1925 is applicable to government and semi-government employees only। तो ये statutory provident fund, सबसे पहला provident fund establish करा गया, और इसके लिए किसको benefit पहुंचाने का इसमें एम था भाई गवर्नमेंट या उसके semi government employees को benefit पहुंचाना। So statutory provident fund is the first Provident Fund is the first retirement benefit that was established way back in 1925। और सारी की सारी गवर्नमेंट कंपनीज को बोला गया कि गवर्नमेंट कंपनीज सुनो, तुम एम्प्लॉय के बिहाफ पे सेविंग्स करना शुरू कर दो। This was the thought process behind this concept of Provident Fund, and there arose first fund of the country, which is the statutory Provident Fund, government and semi-government employees, which was established in PF Act 1925। अब ऑब्वियसली बात है भाई प्रोविडेंट फंड जिस ईयर में एक्सट्रैक्ट होके फंड में जमा हो रहा है, उस ईयर में वो फंड एम्प्लॉय के हाथ में नहीं आ रहा। दोबारा सुनना, फंड 2,000 रुपए, 20,000 रुपए तो मैंने एम्प्लॉय को दे दिए, 20,000 रुपए तो मैंने एम्प्लॉय को दे दिए, 2,000 रुपए मैंने एम्प्लॉई के बिहाफ पे प्रोविडेंट फंड में जमा करा दिए। तो बताना क्या ये एम्प्लॉई के हाथ में आ रहा है? आंसर इज नो, ये एम्प्लॉई के हाथ में नहीं आ रहा। लेकिन याद करना, जरा
चैप्टर नंबर 2 जहां पर हमने पढ़ा था डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, सेक्शन 5 हमने खूब डिटेल में पढ़ा था। सेक्शन 5 डीम्ड टू रिसीव्ड इन इंडिया, उस सेक्शन में हमने पढ़ा था दैट प्रोविडेंट फंड विच इज डिपॉजिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के हाथ में हम डीम कर लेंगे और उसकी सैलरी में मान लेंगे कि ये एम्प्लॉय की सैलरी है। जी हां, ये फंड भले ही एम्प्लॉय के हाथ में आ नहीं रहा, रिसीव नहीं हो रहा एम्प्लॉय के हाथ में, लेकिन फिर भी मैं ये अज्यूम कर लूंगा कि ये एम्प्लॉय के हाथ में रिसीव हो रहा है, एंड इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय एंड दस टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। लेकिन हां, मैं आपको एक जब टैक्स ट्रीटमेंट हम कर रहे होंगे तब मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट याद दिलाऊंगा और एक बात बताऊंगा कि जब आप इस स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड को गवर्नमेंट के खाते में जमा कराते हो तो ये वाला, क्योंकि सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए ये वाला फंड बनाया गया था, एम्प्लॉय ने कहा अरे तो अभी हमारे हाथ में भी नहीं आ रहा तो इसकी तो टैक्सेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, तो इसकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, क्या ये सैलरी की तरह टैक्सेबल होगा या ये एग्जेम्प्ट होगा। हम कहेंगे ठीक है ये सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की स्कीम है ना, तो इसे एग्जेम्प्ट कर दो। क्या हम ऐसी बात कहेंगे या ये हम ये कहेंगे कि नहीं भाई नहीं, ये तो एम्प्लॉय के बिहाफ पे कहीं जमा हो रहा है, तो ऐसा है जैसे एम्प्लॉय के बिहाफ पे आप एफडी करा रहे हो तो इसे टैक्सेबल कर दो। हम क्या कहेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में वो हम आगे देखेंगे। अभी बस चर्चा इतनी कि it is deemed to be received in hands of the employee। हम कहेंगे कि this income is deemed to be salary of the employee, क्योंकि ये एम्प्लॉय के बिहाफ पे एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कुछ पैसा जमा करा दिया है। दिस इज नोन एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। अब नेचुरल सी बात, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना ज़बरदस्त बेनिफिट मिला, और दोस्तों इस फंड में ना इंटरेस्ट भी मिलता है, बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, जो फंड में पैसा जमा होता है उस पर ब्याज मिलता है, तो सेविंग्स की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट अच्छी है तो इस पर ब्याज भी बहुत अच्छा मिलता है। तो ये एक बहुत ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी होती है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉय कहता है तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्योंकि इतना सारा इंटरेस्ट मिल रहा है इस पे, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जो हमें मिलना चाहिए। तो जब इसका बेनिफिट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया तब गवर्नमेंट ने एक चीज और करनी शुरू कर दी। वो क्या था? गवर्नमेंट ने बोला अरे एम्प्लॉय सुनो। एम्प्लॉय ने कहा हाँ बोलो। एम्प्लॉय मैं तुम्हारे बिहार पे 2000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा कर रहा हूं, 20,000 रुपए तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हारी टोटल सैलरी हो गई 22,000 रुपए। हाँ जी हाँ, मेरी टोटल सैलरी हो गई 22,000 रुपए, बिल्कुल सही बात है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा क्या तुम्हें लगता है ये अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है? एम्प्लॉय ने कहा बहुत अच्छी सर। अच्छी नहीं, अच्छा तो आप छोटा बोल रहे हो, अच्छी नहीं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास A1 अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की, अपना पैसा सेव हो रहा है, ब्याज बहुत अच्छा मिल रहा है, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बहुत अच्छी, और सेफ्टी सिक्योरिटी सेफ है, बिल्कुल शेयर्स की तरह रिस्की नहीं है, सेफ है, आप जो पैसा जमा कराओगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा ब्याज सहित। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा ठीक है, अगर तुम कहते हो ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है और ये सेविंग्स करना बहुत अच्छी बात होती है और ये हैबिट इनकलकेट होनी चाहिए लोगों में, तो क्यों ना जितना अमाउंट मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं 2000 रुपए तुम्हारे बिहाफ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, क्यों ना सेम अमाउंट, सेम 2000 रुपए मैं तुम्हारी सैलरी से बाहर निकालूं, मैं तुम्हारी सैलरी से बाहर निकालूं और वो भी जमा करा दूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो नेट नेट तुम्हें जो सैलरी 20,000 मिलनी थी वो अब कितनी मिलेगी? 18,000। तो 18,000 रुपए तुम रखो, तो 2,000 रुपए जो मैं जमा करा रहा हूं तुम्हारे बिहाफ पे प्लस 2,000 रुपए जो मैं तुम्हारी सैलरी से एक्सट्रैक्ट करूंगा, मैं 4,000 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जमा करा रहा हूं। तुम्हें जो ब्याज मिलेगा 4,000 रुपए पे मिलेगा, तुम्हें जब रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिलेगा 4,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा? गवर्नमेंट ने कहा सिंस इट इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, सिंस इट्स अ वेरी गुड स्कीम व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन द बेनिफिट शुड नॉट ओनली बी फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन बट द बेनिफिट शुड आल्सो बी फ्रॉम द एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन। तो ये कह दिया गया सुनो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सुनो सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, तुम अपनी सैलरी से में से भी कुछ पोर्शन, ठीक है हम अग्री करते हैं कि तुम्हारी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, तुम्हारी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तुम उतने 2,000 रुपए से अपना सामान कम खरीदना शुरू कर दोगे, तुम्हारे खर्चे कम हो जाएंगे, बात सही है, लेकिन करो, जरूरत है ये, तुम्हें ही बेनिफिट मिलेगा एट द एंड ऑफ द रिटायरमेंट।
तो भाई खुशी खुशी सारे एम्प्लॉयज ने गवर्नमेंट के और सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ये करना शुरू किया। तो दो तरह की कंट्रीब्यूशन करनी शुरू करी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन विच इज इनकम, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन विच इज इनकम। अब सवाल ये उठता है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन 2000 रुपए वो तो इनकम है ही, क्या एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन भी इनकम है या नहीं? क्योंकि याद करना, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया का जो कंसेप्ट हमने किया था, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया सेक्शन 5, वापस चले जाओ चैप्टर 2 में और एक बार दोबारा देख लेना डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया की डेफिनेशन सेक्शन 5 दोबारा देख लेना, उसमें क्या लिखा है। क्या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया में सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र है या एम्प्लॉई की भी कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र है? सर वहां सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र है, वहां एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन के बारे में कोई जिक्र नहीं है। सर ऐसा क्यों? एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन के बारे में जिक्र क्यों नहीं है? एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन तो एम्प्लॉय के हाथ में होनी चाहिए ना, सैलरी की तरह टैक्स, वो भी तो डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया ही होगी। अरे नालायक, एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन है वो तो सैलरी से में ही हो रहा है। ऑलरेडी तुम 20,000 रुपए का तो टैक्स कर ही चुके हो एज सैलरी, तो उसको क्यों एडिशनली तुम और 2,000 रुपए उसमें ऐड करोगे? तो जो एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है 20,000, वो तो पूरी की पूरी सैलरी की तरह टैक्स हो रही है, उसमें कोई डीम टू रिसीव्ड इन अराइज वाला कंसेप्ट थोड़ी आएगा, डीम टू रिसीव इन इंडिया, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी 20,000 रुपए जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को दे रहा है वो पूरा का पूरा ऑलरेडी टैक्स हो रहा है। ये तो बात आती है उस एडिशनल अमाउंट की, 20,000 के अलावा वाले अमाउंट की, जो 2,000 रुपए एम्प्लॉई के बिहाफ पे एम्प्लॉयर अपनी जेब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करा रहा है 2,000 रुपए। तो वहां पर बात आती है कि भाई ये डीम टू रिसीव इन इंडिया होगा या नहीं होगा, ये इनकम एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, ये वहां पर बात आती है। एम्प्लॉई के केस में यह बात नहीं आती। भाई एम्प्लॉई तो ऑलरेडी अपनी सैलरी पे टैक्स पे कर रहा है और एम्प्लॉई तो ऑलरेडी अपने सैलरी का कुछ पोर्शन जमा करा रहा है एम्प्लॉईज कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड में, तो वो तो अपनी सैलरी ऑलरेडी पूरी की पूरी टैक्स करा रहा है 20,000 रुपए। अब इसमें से अगर 2,000 रुपए कटवा के वो कहीं और जमा करा रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? 2,000 क्या, वो 4,000 कटवा ले अपनी सैलरी से, 5,000 कटवा ले, मुझे कोई टेंशन नहीं है। मेरे लिए टैक्सेबल सैलरी एम्प्लॉय की कौन सी है? 20,000 रुपीज और 2,000 रुपीज जो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कराया है। तो मेरे लिए जो टैक्सेबल सैलरी है दैट इज 20,000 प्लस 2,000, 22,000 पर मंथ। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉईज कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। अब भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉईज का बेनिफिट देख के, गवर्नमेंट एम्प्लॉईज का ये इतना सुनहरा अपॉर्चुनिटी देख के जलन हुई किनको? प्राइवेट एम्प्लॉईज को, क्योंकि धीरे धीरे करके प्राइवेट कंपनियां भी बढ़ने लगी। प्राइवेट एम्प्लॉईज ने भी बोला कि अरे यार, जो बेनिफिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है अपने एम्प्लॉईज को, क्या उस बेनिफिट को प्राइवेट एम्प्लॉईज को भी देना नहीं चाहिए, अदर एम्प्लॉईज को भी देना नहीं चाहिए? हम भी तो एम्प्लॉईज हैं, हमें भी दो ना ये बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? वो बेनिफिट जो प्राइवेट एम्प्लॉईज को मिलना चाहिए, एनी अदर एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। अरे हमें भी तो दो ना ये बेनिफिट। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइवेट एम्प्लॉईज के लिए एक नया पीएफ एक्ट बनाया, पीएफ एक्ट 1952। और गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉईज तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के अंडर कवर हो गए थे, इनको नाम दिया गया रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। भाई हम ये नहीं चाहते, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं चाहती कि एम्प्लॉयर करे बदमाशी। एम्प्लॉयर कैसे कर सकता है बदमाशी? एम्प्लॉयर ऐसे कर सकता है बदमाशी कि अगर तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर तो गवर्नमेंट के अधीन है, फिर तो बदमाशी नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्राइवेट एम्प्लॉयर है वो बदमाशी कर सकता है। बदमाशी कैसे कर सकता है? बदमाशी ऐसे कर सकता है कि प्राइवेट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फंड के नाम पे पैसा उसकी सैलरी से काट तो ले, लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा ही ना कराए, अपनी जेब में रख ले। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाते हैं। वो प्रोविडेंट फंड सारे के सारे एम्प्लॉयर को गवर्न करेगा जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर होंगे, और प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयर को मैंडेटोरली, ऑप्शन नहीं है भाई, मैंडेटोरली प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉइज को पीएफ एक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये एक्ट कब बना? 1952 में बना, और इसे कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूवल दिया अपना। हाँ भाई, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अप्रूव करता है कि जो टैक्स के बेनिफिट्स स्टैट्यूटरी
प्रोविडेंट फंड में अवेलेबल होंगे उस तरह के सिमिलर, एग्जैक्ट तो नहीं, सिमिलर बेनिफिट्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में भी मैं अग्री करता हूं। अगर किसी एम्प्लॉयर ने रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया तो मैं वो बेनिफिट्स जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई ये तो सेविंग्स है तो टैक्स इसका एग्जेम्प्ट होगा या नहीं होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, तभी हम इतने डिटेल में बात कर रहे हैं। तो रिकॉग्नाइज में भी वो बेनिफिट देने का वादा किया, किसने किया? सीआईटी ने वादा किया। लेकिन शर्त यह है कि जो पैसा जमा होगा ना प्राइवेट एम्प्लॉय का, देखो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पैसा तो गवर्नमेंट के पास ही जमा होना चाहिए, वो जो फंड है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है, तो उसमें तो कोई दो राहे है ही नहीं। ये जो प्राइवेट एम्प्लॉय का फंड है ना, ये भी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होगा, ये भी गवर्नमेंट के अधीन होगा, गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी और गवर्नमेंट का इसमें से होगा, गवर्नमेंट का इसमें वर्ड होगा, गवर्नमेंट इसमें रेगुलेट करेगी इस वाले फंड को भी। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड बनाया गया एनी अदर एम्प्लॉय के लिए, और ये बनाया गया 1952 में ताकि बेनिफिट एक्सटेंड हो पाए प्राइवेट एम्प्लॉयज को भी। और हाँ, सीआईटी ने वादा किया कि भाई मैं इस वाले फंड का बेनिफिट दूंगा उन लोगों को जो लोग इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, मतलब जो प्राइवेट एम्प्लॉयर होगा जो इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा और जो प्राइवेट एम्प्लॉई होगा जो इसमें कंट्रीब्यूशन करेगा उसको बेनिफिट दिया जाएगा। सो सेकंड इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब भाई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में होती हैं तरह तरह की रिस्ट्रिक्शंस, बाउंडेशंस, तरह तरह के रूल्स एंड रेगुलेशंस, क्योंकि बड़ा नाजुक सौदा है। नाजुक कैसे? सेविंग्स हैं भाई किसी और की, और बहुत लंबे समय तक एक्यूमुलेट होंगी, रिटायरमेंट के बाद उस आदमी को दी जाएंगी। सेविंग्स हैं किसी और की, हार्ड अर्न्ड कमाई है किसी और की, कहीं किसी भी तरह का फ्रॉड, किसी भी तरह का मिस एप्रोप्रिएशन, किसी भी तरह का चोरी चकारी ना हो जाए इस तरह के फंड में। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और एम्प्लॉयर को बोला गया सुनो एम्प्लॉयर, तुम्हें इन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। अब एम्प्लॉयर घबरा गए, एम्प्लॉयर एकदम कंफ्यूज हो गए। एम्प्लॉयर ने कहा यार इतना इंटरेस्ट जो कमा रहे हैं हम एम्प्लॉय को बेनिफिट देने के लिए, वो उसमें इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी झंझट, अरे अल्टीमेट एम क्या है? अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट पहुंचाना अल्टीमेट एम है ना, तो क्यों ना हम अपना एक प्रोविडेंट फंड खोल लें। गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं, यहां तो गवर्नमेंट से सरोकार है, यहां गवर्नमेंट से कोई सरोकार नहीं। एम्प्लॉयर ने बोला भाई इतने झंझट में मैं नहीं पढ़ना चाहता, जिसको पढ़ना है वो पढ़े, कोई टेंशन नहीं है। मैं अपना प्रोविडेंट फंड, मैं अपना जो एम्प्लॉय से जो मैं डिडक्ट कर रहा हूं उसका जो एक्यूमुलेशन होगा मैं खुद करूंगा, मैं खुद उससे इन्वेस्ट करूंगा जहां भी मुझे इन्वेस्ट करना होगा, जो भी रिटर्न आएगा वो मैं अपने एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ईमानदारी से, वो सब मैं मैनेज करूंगा। मुझे गवर्नमेंट की दखलंदाजी, मुझे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, मुझे गवर्नमेंट के किसी भी तरह के रिस्ट्रिक्शंस मंजूर नहीं है। तो इस प्रोविडेंट फंड का नाम पड़ा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और जायज सी बात है, वाजिब सी बात है, तुम गवर्नमेंट के अंडर अगर कोई एक्टिविटी नहीं करोगे, अगर तुम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बनाते, वहां तो सीआईटी का अप्रूवल मिल गया, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में सीआईटी का अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वो बेनिफिट्स टैक्स वाले, वो एडवांटेजेस टैक्स वाले, वो कंसिडरेशंस टैक्स वाले, जो कंसिडरेशन इन दोनों केस में मिल रहे थे एक एम्प्लॉई को और एक एम्प्लॉयर को, वो इसमें नहीं मिलेंगे। हम इसे रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहे एज अ प्रोविडेंट फंड। हमें नहीं पता ये क्या तुमने बना लिया है। ये तो भाई ऐसा हो गया जैसे एम्प्लॉई ने अपना पैसा एम्प्लॉयर के पास गिरवी रखवा दिया कि एम्प्लॉयर सुनो ये पैसा तुम अपने पास रख लो, बस। हम इसे प्रोविडेंट फंड कहेंगे नहीं, हम इसे प्रोविडेंट फंड मानेंगे ही नहीं। तो दिस contribution in unrecognized provident fund as per the income tax act is not provident fund at all। हमारे लिए provident fund है ही नहीं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी नहीं है, हमारे लिए फंड है ही नहीं। हमारे लिए तुम प्राइवेट कुछ काम कर रहे हो अपना, जैसे आपस में आपसदारी की बात हो गई है तो कि तुमने मेरे को कहा सर ये मेरे पास ना 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा पड़ा है, आप कुछ समय के लिए अपने पास रख लो, मुझे इस पे ब्याज दे दो, ये तो ऐसा आपसदारी की बात हो गई। तो unrecognized provident fund means a provident fund which is not approved by CIT, which is not made under the statutory requirements, but is privately made by the employer for benefit of its employees। प्राइवेटली बन रहा है, अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए बना रहा है एम्प्लॉयर। तो ये प्रोविडेंट फंड का टैक्स ट्रीटमेंट कैसे होगा, इस प्रोविडेंट फंड में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, वो सब हम आगे जाके देखेंगे। आपको सिर्फ इस समय ये पता होना चाहिए, नो CIT अप्रूवल इज देयर, there is no recognition of these provident funds, therefore these provident funds are known as unrecognized provident funds। ठीक है सर, नेक्स्ट आ गया भाई
अब जलन सबके मन में होती है, ठीक है, हर आदमी के मन में जलन होती है। जब किसी और को बेनिफिट मिल रहा होता है और आपको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा होता तो जलन होनी लाजमी है, ठीक है। हुआ ये कि ये जो प्रोविडेंट फंड का पूरा कॉन्सेप्ट था ये एक रिलेशनशिप पे आधारित था। वो रिलेशनशिप क्या था? एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप। तो जिसका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होगा उस पे ये पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ सेविंग्स, इंटरेस्ट, ये सब एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ जी सर। अब हुआ ये, वो लोग जो इस रिलेशनशिप में नहीं थे, जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत अधीन नहीं थे, वो सारे के सारे लोग जल पड़े। उन्होंने कहा और इतना सही बेनिफिट है, इतनी सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इतना सही इंटरेस्ट मिल रहा है, हम एफडी में जमा कराते हैं 8% का ब्याज मिलता है। मैं प्री कोविड टाइम बता रहा हूं, अब तो खैर 5%, 6% मिल रहा है, बट अगर हम एफडी में कराते हैं तो ब्याज का दर है 10%, 9%, 8%, जबकि जब हम प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराते हैं तो ब्याज का दर है 11%। तो नॉन एम्प्लॉइज या नॉन सैलरीड लोगों ने, जो बिजनेसमैन लोग थे, जो और तरह तरह के अपना कुछ और बिजनेस कर रहे थे, प्रोफेशन कर रहे थे, अदर सोर्सेज से इनकम कमा रहे थे, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे थे, सैलरी से जो नहीं कमा रहे थे, उन्होंने दुहाई दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, अरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सुनो, ये बेनिफिट जरा हमारे को भी एक्सटेंड करो, हमें भी अपना प्रोविडेंट फंड अकाउंट खोलना है। हाँ, हमारा कोई एम्प्लॉयर नहीं है, हमारा कोई माई बाप नहीं है, तो क्या हमें इस सेविंग्स से वंचित रखोगे? उन लोगों के लिए जिनका कोई भी रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, इंटरेस्ट कमाना चाहते हैं, इसमें जो भी और बेनिफिट्स हैं वो सब करना चाहते हैं, उनके लिए एक स्कीम बनाई गई, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां लिखा है सी, एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जनरल पब्लिक। और ये कहां पर एस्टैब्लिश होता है भाई? इसको एस्टैब्लिश किया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक नेशनलाइज बैंक है और वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स, वन ऑफ द क्या, द ओनली बैंक ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एसबीआई के अंदर प्रोविडेंट फंड को खोला गया जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड था, और एसबीआई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि जहां भी जनरल पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहती है और वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं है तो वो अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकती है। तो एस्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर जनरल पब्लिक, जनरल पब्लिक के लिए एस्टैब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये वाला फंड विच इज नोन एज पब्लिक प्रोविडेंट फंड विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था प्रोविडेंट फंड जो सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट रिटायरमेंट बेनिफिट बना। और हाँ, किसी भी तरह का बेनिफिट जो आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हो वो टैक्सेबल तो होना चाहिए। सिमिलरली ये भी टैक्सेबल हुआ। अब कैसे टैक्सेबल हुआ, कितना टैक्सेबल हुआ, कितना टैक्सेबल नहीं हुआ, और एम्प्लॉयर वाला पोर्शन टैक्सेबल हुआ या एम्प्लॉई वाला पोर्शन टैक्सेबल हुआ या दोनों टैक्सेबल हुए, ये सब बात हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट। दो रिटायरमेंट बेनिफिट हैं जो मैं इकट्ठे डिस्कस करूंगा, ग्रेचुइटी और लीव एनकैशमेंट। सबसे पहले, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेचुइटी? भाई जैसे प्रोविडेंट फंड हर महीने के महीने पैसे को एक्सट्रैक्ट करके कहीं जमा कराने का नाम हुआ करता था कि हम हर महीने एम्प्लॉय की सैलरी में से, एम्प्लॉयर के फंड्स में से, एम्प्लॉयर के प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे हर महीने और उसे जमा कराएंगे महीने ऑन अ मंथली बेसिस टू सम फंड। सिमिलरली कॉन्सेप्ट आया ग्रेचुइटी। अब भाई ग्रेचुइटी में क्या हुआ? ग्रेचुइटी में ये हुआ कि ग्रेचुइटी में कोई फंड नहीं बनाया हमने, अलग से कहीं पैसा जमा नहीं कराया, कहीं पर भी एम्प्लॉयर को ये नहीं बाध्य किया कि सुनो एम्प्लॉयर, तुम्हें हाथ के हाथ हर महीने का पैसा निकालना है और कहीं जमा कराना है। इस बंधन से हमने एम्प्लॉयर को मुक्त कर दिया। लेकिन हमने अपने एम्प्लॉयर को एक बात कही, वो ये बात थी कि भाई ठीक है, तुम पैसा अभी कहीं जमा नहीं करा रहे, लेकिन जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब तुमको कुछ लमसम अमाउंट अपने फंड्स में से निकाल के एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। दैट इज नोन एज ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी का जो एप्रोप्रिएशन होता है वो मंथली बेसिस पे नहीं होता टू अ पर्टिकुलर फंड। हमें पैसा निकाल के किसी फंड के अंदर नहीं डालना ग्रेचुइटी के केस में। लेकिन जब एम्प्लॉय हमारा रिटायर हो रहा है उस दिन हमको एक लमसम अमाउंट कैलकुलेट करना है, हमें एक टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है और वो उस एम्प्लॉय को दे देना है एज ग्रेचुइटी। दिस इज येट अनदर रिटायरमेंट बेनिफिट विच इज अवेलेबल टू द एम्प्लॉइज। तो ग्रेचुइटी।
अब हुआ क्या, जब एम्प्लॉयर ने देखा कि यार ये तो बहुत बड़ी लायबिलिटी आ जाती है मेरे ऊपर, जब एम्प्लॉयर ने देखा कि एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है, तब बहुत बड़ा एक बर्डन मेरे ऊपर आ जाएगा, तो एम्प्लॉयर ने खुद ही क्या करना शुरू कर दिया, ग्रेचुइटी का कुछ कुछ पोर्शन निकाल के अलग रखना शुरू कर दिया। दैट इज नोन एज ग्रेचुइटी फंड। लेकिन गवर्नमेंट नहीं कहती ऐसा करने को। गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब आपको रिटायरमेंट के समय इतना पैसा एम्प्लॉय को देना है, बस दैट्स इट। इसका कोई मंथली अप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत। हां, आप अपने कैसे फंड्स अरेंज करते हो वो आपकी हेडेक है, लेकिन आपको जब रिटायर हो रहा है एम्प्लॉय तब उसको कुछ फंड देना है, दैट इज नोन एज ग्रेचुइटी फंड। सो ये हल्का सा डिफरेंस बिटवीन ग्रेचुइटी एंड प्रोविडेंट फंड। अगली चीज है लीव सैलरी एनकैशमेंट। अब भाई हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, साल की कुछ लीव्स मिलती ही मिलती हैं। तो 15 दिन की लीव पूरे साल की आपको मिलेंगी, आप छुट्टियां लो 15 दिन। तो देखो, एक तो होता है गेजेटेड हॉलीडेज, वो हैं भाई वो हॉलीडेज जो आपको लेनी पड़ेंगी, जैसे 2 अक्टूबर, जैसे इंडिपेंडेंस डे, जैसे रिपब्लिक डे, जैसे गांधी जयंती, जैसे दिवाली, होली, क्रिसमस, इस तरह की जो हॉलीडेज होती हैं विच आर गेस्टेड हॉलीडेज। तो एक तो ये वाली हॉलीडेज होती हैं विच आर नेशनल हॉलीडेज। नेशनल हॉलीडेज तो डेफिनेटली आपको लेनी ही लेनी पड़ेंगी, क्योंकि 2 अक्टूबर को अपना फैक्ट्री प्रमाइसेस खोलने पे पेनल्टी होती है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेनल्टी लगाती है। तो ये तो कुछ स्टैट्यूटरी लीव्स हैं, स्टैट्यूटरी हॉलीडेज हैं जो मिलेंगी 15 दिन की आपको। इसके अलावा एम्प्लॉय को कहा जाता है, सुनो एम्प्लॉय, तुम 15 दिन की और लीव्स लो किसी और दिन इन छुट्टियों के अलावा, और घूमने जाओ, अपना पर्सनल कुछ रिक्रिएशन का काम करना है, अपना पर्सनल कुछ काम करना है वो निपटाओ। तो वो 15 दिन तुम्हारे ऑप्शन पे हैं, हमने तुम्हें डिसाइड नहीं करके दिए वो 15 दिन तुम्हारी मर्जी, तुम कब लेना चाहते हो कब नहीं लेना चाहते, हम इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तुम्हें जनवरी में लेना है जनवरी में लो, तुम्हें फरवरी में लेना है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जब भी तुम्हारी मर्जी आए तब वो 15 दिन ले लो। चाहे इकट्ठा लो, चाहे टुकड़ों टुकड़ों में लो, चाहे तुम कहो 4-4 दिन के मैं भाई 4-4 दिन की छुट्टियां ले लूंगा 3-4 बार, ऐसा कर लो, या इकट्ठा 15 दिन ले लो, या हफ्ते की 2 बार ले लो, तुम्हारी मर्जी। तो 15 दिन आपको लीव्स मिलती हैं ओवर एंड अबव द स्टैट्यूटरी हॉलीडेज। अब वो 15 दिन की लीव्स सपोज अगर कोई एम्प्लॉय नहीं लेता, भाई देखो दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद ये तो लेनी पड़ेंगी, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, यू डोंट हैव एन ऑप्शन इन दैट केस। दोज आर स्टैट्यूटरी हॉलीडेज विच आर टू बी टेकन। लेनी 2 अक्टूबर पे घर बैठना ही बैठना है, 15 अगस्त पे घर बैठना ही बैठना है, 26 जनवरी पे घर बैठना ही बैठना है। बट द लीव्स विच आर ऑप्शनल, दे आर द सेकंड कैटेगरीज ऑफ लीव, एंड दोज ऑप्शनल लीव्स माइट नॉट बी अवेल्ड बाय सम पीपल। कुछ लोग होते हैं वर्कोहलिक इतने ज्यादा कि उन्हें काम करना पसंद है, वो काम करते हैं और वो कहते हैं हमें तो भाई वो वाली छुट्टियां भी नहीं चाहिए जो हमें मिल रही हैं, हमें 15 दिन की लीव नहीं चाहिए। तो भाई एम्प्लॉयर कहता है ठीक है भाई, अगर तुम्हें 15 दिन की लीव नहीं चाहिए तो इसके बदले में अगर तुम ऑफिस आते हो और हमारा काम करते हो तो बदले में प्रपोर्शनेट जितनी भी सैलरी तुम्हें मिलती, अगर तुम ये लीव को नॉर्मल डे की तरह कैलकुलेट करते, हम वो तुम्हारे हाथ में दे देंगे। दिस इज नोन एज लीव सैलरी एनकैशमेंट। ठीक है, मत लो लीव, कोई बात नहीं, तुम आओ ऑफिस, हम तुम्हें काम देंगे, काम करो, उसके बदले में सैलरी ले लो। दिस इज नोन एज लीव सैलरी एनकैशमेंट। अच्छा, ग्रेचुइटी और लीव सैलरी एनकैशमेंट दोनों की ही खास बात होती है, वो ये कि ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सर्विस के दौरान भी मिल सकता है, मतलब जब आप काम कर रहे हो तब भी मिल सकता है, और ये टर्मिनेशन के बाद भी मिल सकता है। दोनों सिचुएशन में ग्रेचुइटी भी मिलती है और लीव एनकैशमेंट भी मिलता है। सर ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के पहले कैसे मिल सकती है? ये तो रिटायरमेंट के वक्त ही बोला था ना आपने। अब सुनो, ग्रेचुइटी रिटायरमेंट के पहले कैसे मिल सकती है? भाई आप पूरी जिंदगी एक ही एम्प्लॉयर के पास थोड़ी काम करते हो। आप एम्प्लॉयर ए के पास काम कर रहे थे, आपने शिफ्ट होकर एम्प्लॉयर बी के पास आप चले गए, आपने एम्प्लॉयर ए के पास 10 साल 15 साल काम किया, वफादार थे, उसके लड़ाई हो गई, आप छोड़ के एम्प्लॉयर बी के पास चले गए। जैसे आप एम्प्लॉयर ए से एम्प्लॉयर बी के पास गए, आपने अपने एम्प्लॉयर ए को बोला अरे सुनो, सैलरी के अलावा जो तुम मुझे रिटायरमेंट के वक्त पे करते, मैं 20 साल की उम्र से तुम्हारे यहां काम कर रहा था, 60 साल की उम्र तक करता, 40 साल का मैं तुम्हें काम करता, जो 40वें साल पे तुम मुझे रिटायरमेंट बेनिफिट पे करते विच इज इन द नेचर ऑफ ग्रेचुइटी, जो तुमने अपने दिमाग में तो सोचा होगा ना कि अगर ये रिटायर हुआ तो इसको पे किया जाएगा, तो वो अमाउंट का प्रपोर्शनेट कर दो 10 साल का, उतना तो कम से कम मुझे दे दो।
क्योंकि जो नया एम्प्लॉयर होगा वो क्या कहेगा, वो ये कहेगा कि भाई मैं तुम्हें तुम्हारा जो 11वां साल है उससे जो 40वां साल है उस तक की ग्रेचुइटी दूंगा। तो अगर टोटल 40 साल हैं, 40 इयर्स, तो फर्स्ट 10 इयर्स तुमने कहीं और काम किया, नेक्स्ट 30 इयर्स तुमने कहीं और काम किया, तो जो 30 इयर्स वाला एम्प्लॉयर है वो तुमसे कहेगा 40 साल तो तुमने मेरे यहां काम किया ही नहीं, तुमने तो 30 साल काम किया, 10 साल तो तुमने पिछले वाले एम्प्लॉयर के यहां काम किया, मैं तुम्हें 10 साल की ग्रेचुइटी नहीं दूंगा। इस सिचुएशन में मैंडेटरी है कि जो पुराना वाला एम्प्लॉयर है उसको 10 साल की ग्रेचुइटी देनी पड़ेगी। 10 साल की ग्रेचुइटी, हाँ रिटायरमेंट नहीं हुआ इस एम्प्लॉय का, तो भी जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है आपका ऑर्गेनाइजेशन और किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने जा रहा है, तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करो ग्रेचुइटी का, जो आप इसको पे करते ऑन हिज रिटायरमेंट उसका प्रोपोर्शनेट कर लो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स और आप उसको आज के आज पे कर दो। This is known as gratuity which is paid during continuation of service। तो रिटायरमेंट से पहले, प्री रिटायरमेंट जब हम सर्विस में हैं तभी अगर आपको ग्रेचुइटी मिल गई है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है भाई, उसका टैक्स ट्रीटमेंट अलग, और जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है या जो डिसकंटिन्यूएशन के बाद मिलता है उसका ट्रीटमेंट अलग। सिमिलरली लीव सैलरी एनकैशमेंट के केस में भी जब आप अपनी सर्विस कर रहे हो तब भी मिल सकता है भाई। लीव सैलरी एनकैशमेंट तो कई बार ऐसा भी होता है एनुअल बेसिस पे कई कंपनीज दे देती हैं, वो कहती हैं साल के साल तुम्हारी जितनी लीव्स बनी उसका तुम पैसा हाथ के हाथ हमसे ले लो, तो वो एनुअल बेसिस पे भी दे देती हैं। तो रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस, एंड सेकंड ऑप्शन इज रिसीव्ड आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, जब आपकी सर्विस टर्मिनेट हो गई उसके बाद भी लीव एनकैशमेंट मिल सकती है, जब आपकी सर्विस कंटिन्यूएशन में है तब भी लीव एनकैशमेंट मिल सकती है। दोनों सिचुएशन में लीव एनकैशमेंट और ग्रेचुइटी मिल सकते हैं हमको। अब इसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा बाद में देखेंगे, ठीक है सर। नेक्स्ट पेंशन। पेंशन एक बहुत पॉपुलर भाई बेनिफिट है जो स्पेशली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में मिलता है। दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट ऑफिस ज्वाइन करेगा तो उसे पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन का प्रावधान गवर्नमेंट के लॉज में भी ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हाँ पहले पेंशन का प्रावधान होता था। आई थिंक ये ख़त्म किया है सन 2000 में, 2000 में ये प्रोविज़न को ख़त्म किया गया है। उसके पहले ये प्रोविज़न होता था, तो वो एम्प्लॉयज़ जो 2000 से पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनको पेंशन मिलेगी जब वो रिटायर होंगे, लेकिन जो 2000 के बाद ज्वाइन करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेज उनको पेंशन भाई नहीं मिलेगी। आज की डेट में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन नहीं मिलती। सर होती क्या है ये जब जब मिलती थी तो इसका प्रावधान क्या होता था भाई? प्रावधान बड़ा सिंपल सा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जब वो सर्विस में है तब तो सैलरी मिलेगी ही मिलेगी, जब उसने सर्विस से रिटायरमेंट ले ली उसके बाद आजीवन टिल हिज डेथ उसको 50% ऑफ सैलरी मिलेगी। इवन आफ्टर हिज डेथ उसकी विडो को उस 50% का कुछ पोर्शन मिलेगा, तो थोड़ा सा अमाउंट विडो को भी मिलेगा, लेकिन हाँ विडो से आगे नहीं, विडो तक बात खत्म हो जाएगी। सो ये प्रोविजन था पेंशन का जो बहुत पहले हुआ करता था गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, अब नहीं होता, लेकिन हाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया था बहुत पहले गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को और वो रिटायर हो चुके हैं, वो पेंशन कमा रहे हैं। पेंशन से आपकी पूरी ज़िंदगी आराम से गुजर बसर हो जाती है, आपके पास इतना सफिशिएंट फंड्स होता है कि आपको किसी का मोहताज ना रहना पड़े और आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से व्यतीत कर सको। सो दैट इज़ द प्रोविजन ऑफ पेंशन विच वॉज एग्जिस्टिंग इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑफ कोर्स आपको कुछ भी बेनिफिट मिलेगा आपके एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के तहत, वो बेनिफिट हम टैक्स करेंगे एज सैलरी। अब देखना दो तरह की पेंशन का प्रोविजन होता है, कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन। कम्यूटेड पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन, पेंशन दो टाइप की होती हैं। अब भाई प्रोविजन देखना क्या है, प्रोविजन ये है एक ह्यूमन बीइंग 60 साल की उम्र तक रिटायर हो जाएगा। 60 साल की उम्र से सपोज वो आज के, अगर हम आज के एक एवरेज रेट लगा लें तो वो सपोज 90 साल की उम्र तक जिंदा रहेगा, तो 30 साल पेंशन मिलेगी एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द सैलरी। सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी कितने साल? 30 साल। अब एम्प्लॉय ने दिमाग लगाया, एम्प्लॉय ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला अरे सुनो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तुम 30 साल की मुझे पेंशन देने वाले हो ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ऑफ द सैलरी, क्यों ना तुम वो पूरा का पूरा 30 साल की सैलरी मुझे अभी दे दो, इकट्ठी दे दो एक्यूमुलेट करके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेगा इससे तुम्हारा क्या बेनिफिट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ठीक है मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा क्या बेनिफिट? बेनिफिट ये कि अगर एम्प्लॉय चाहता है
पूरा का पूरा पैसा इकट्ठा लेना और कहीं इन्वेस्ट कर देना उस पैसे को, तो भाई एम्प्लॉय को परमिशन मिलनी चाहिए इस चीज की। एम्प्लॉय का पैसा है, टुकड़ों 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 में मिलेगा। एम्प्लॉय कह रहा है आज ही दे दो सारा का सारा, हाँ ले लो आज ही सारा का सारा, कहीं इन्वेस्ट करने के काम आ जाएगा एम्प्लॉय के। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, वाजिब तुम्हारी रिक्वेस्ट है, हम कह रहे हैं कि तुम्हें 30 साल ये मिलेगी, बिना काम करे मिलेगी। तो ये भी नहीं आता कि सर मैं काम करना बंद कर दूंगा तो नहीं मिलेगी ना, काम तुम कर ही नहीं रहे, बिना काम के फ्री फंड में मिल रही है तो मिलेगी है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो ठीक है, हम पूरा का पूरा तुम्हें एक ही बार में देने के लिए तैयार हैं। जब पूरा का पूरा एक ही बार में मिलता है तो उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन, रिसीव्ड इन लमसम एट वंस पोस्ट रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद इकट्ठा दे दिया जाएगा, एट वंस दे दिया जाएगा पूरा का पूरा अमाउंट, उसे कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। और अगर एम्प्लॉय का नहीं भी नहीं, मेरे को पूरा का पूरा अमाउंट मत दो, नहीं तो मेरे से तो खर्चा हो जाता है। कई लोग कहते हैं ना मेरे हाथ में पैसा आता है तो वो टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, इन्वेस्ट नहीं करूंगा मैं उसे खर्च कर दूंगा कुछ 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 चीजों में। सो अनकम्यूटेड पेंशन का मतलब है ऐसी पेंशन जो पीरियोडिकली रिसीव होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे 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 करके पीरियोडिकली ये पेंशन रिसीव होगी पोस्ट रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद। तो जब आप पूरी की पूरी पेंशन इकट्ठा अपने एम्प्लॉयर से मांग लेते हो उसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। जब आप कहते हो नहीं भी नहीं मुझे पूरा इकट्ठा मत दो, आप हर साल इनफैक्ट हर महीने आप जितना भी हाफ ऑफ माय सैलरी देने वाले थे आप हर महीने टिल माय डेथ देते रहो, और उसके बाद मेरी वाइफ को जो विडो हैं उनको ये आप दे देना आफ्टर माय डेथ। अब सवाल ये उठता है, और ये बड़ा बेसिक सवाल है जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा जब हमने चैप्टर का बेसिक्स पढ़ा था, कि विडो को जो पेंशन मिलेगी क्या वो सैलरी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? सर आंसर है नो, वो नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि विडो और कंपनी के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। जबकि वो जो पर्सन है, पर्सन और कंपनी के बीच में या तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या एक्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, जबकि विडो के केस में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। Therefore, in case of widow, the pension will not be taxed as salary in hands of widow. Other sources की इनकम में widow इस इनकम को लेकर जाएगी। ठीक है सर। So pension are of two types: commuted pension, uncommuted pension. The next is retrenchment compensation. Retrenchment मतलब कोई आपकी रिटायरमेंट नहीं हुई, कोई आप जॉब नहीं चेंज करना चाह रहे, कोई आपका कोई वाजिब रीजन नहीं है, लेकिन कंपनी आपको कहती है प्लीज लीव, छोड़ दो कंपनी। जब कंपनी आपको कहेगी छोड़ दो कंपनी, तो नेचुरल सी बात है आपको चिंता होगी, आप टेंशन में आ जाओगे। तो कंपनी आपसे कहेगी ठीक है मैं तुम्हें सैलरी तो दूंगा ही दूंगा, इसके अलावा मैं तुम्हें अगले 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे के खत्म कर देता हूं, उसको मैं बोलूंगा रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन, क्योंकि उसके बदले तुमने मुझे सर्विस ही नहीं दी। तो जिस पेमेंट के बदले तुमने मुझे सर्विस नहीं दी उसको क्या मुझे सैलरी बोलना चाहिए? नहीं, उसको मुझे बोलना चाहिए रिटेंचमेंट कंपेंसेशन। सो कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस कैंसिल हो रहा है, जब एम्प्लॉयमेंट का हमारा सर्विस हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जब खत्म हो रहा है, तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि मुझे रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन मिलता है, उसे बोलते हैं कंपेंसेशन विच इज रिसीव्ड ऑन रिट्रेंचमेंट। मतलब जब कैंसिल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस तब जो कॉम्पेंसेशन मुझे मिलेगा दैट इज नोन एज रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। ठीक है सर, बात समझ में आई। नेक्स्ट, वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पेंसेशन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या? इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये, भाई कोई एम्प्लॉयर के पास गया और उसको बोला सुनो एम्प्लॉयर, मैं ना 50 इयर्स का हूं, मेरा 10 इयर्स बचा है रिटायरमेंट में, लेकिन अब मैं और आगे काम नहीं करना चाहता, मेरे पास इतने फंड्स हैं कि मैं अपना गुजर बसर ढंग से कर लूं, मैं अपना परिवार को सही से चला लूं, मेरे पास इतने फंड्स हैं, तो मुझे फंड्स की कोई टेंशन नहीं है, तो मैं 60 तक वेट नहीं करना चाहता, मैं वो नहीं करना चाहता, मैं तो भाई मेरे पास एक फार्म हाउस है, उस फार्म हाउस में अपना रहना चाहता हूं, ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करना चाहता हूं, उससे थोड़ी बहुत इनकम आ जाएगी, मेरा गुजर बसर हो जाएगा। सो व्हेन retirement is voluntarily taken by an employee before the retirement date, retirement date आई भी नहीं उससे पहले एक एम्प्लॉय ने रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया, दैट इज नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। कि भाई मैं रिटायर हो रहा हूं, मैं अब कोई और एम्प्लॉय ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं कहीं और ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं किसी और एम्प्लॉयर के पास ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं अपने घर में बैठूंगा एट द एज ऑफ से 45, 50, और आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है वॉलंटरी रिटायरमेंट, कई लोग 30 ईयर्स पे भी ले लेते हैं। 30 ईयर्स बस, अब हम रिटायर हो रहे हैं, अब हम अपने घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे।
तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं कंसेप्ट्स एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाले, और जैसे जैसे कंसेप्ट्स चेंज होते हैं वैसे वैसे भाई नए नए तरह के कॉम्पेंसेशन आ जाते हैं मार्केट में, और जैसे जैसे नए नए तरह के कॉम्पेंसेशन आ जाते हैं मार्केट में हमको उनकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी पड़ती है। तो हाँ, अब हम टैक्सेबिलिटी डिसाइड करेंगे ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन। कंपेंसेशन रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी मतलब आपको बोला नहीं गया, डेट नहीं आई रिटायरमेंट लेने की, आपको बोला भी नहीं गया कि रिटायरमेंट लो, लेकिन आप अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो, तो हम वो सब बेनिफिट जो आपको रिटायरमेंट के वक्त मिलते उन सब का प्रो रेटा करके हम आपको आज की रेट में दे देंगे। दैट इज नोन एज वॉलंटरी रिटायरमेंट। देन लास्ट इज एन्युइटी। तो भाई एन्युइटी वर्ड जो डिराइव होता है ना, वो डिराइव्ड होता है वर्ड एनुअल से। एनुअल मतलब एक ईयर, एनुअल मतलब एक ईयर, ईयरली। सो एन्युइटी का क्या मतलब? एन्युइटी का मतलब एनुअल, एनुअल का मतलब ईयरली। तो जैसा कि नाम खुद बता रहा है, ऐसी पेमेंट जो सालाना पेमेंट होती है उसको बोलते हैं एन्युइटी। ये पेमेंट एवरी ईयर होती है, सालाना पेमेंट होती है, और ये एनुअल पेमेंट का नाम होता है एन्युइटी। सर ये सालाना पेमेंट किस चीज की पेमेंट होती है? अब सुनना कॉन्सेप्ट, ये अगेन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये पहले नहीं होता था, ये पुराने कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, ये दोनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं। वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन और एन्युइटी दोनों ही नए कॉन्सेप्ट हैं। कॉन्सेप्ट सुनना, क्या कॉन्सेप्ट? ये कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई से कहता है, सुनो एम्प्लॉई, तुम्हारी जो सैलरी है उस सैलरी में से महीने का मैं कुछ पोर्शन अपने पास रख लूंगा। एम्प्लॉय को गुस्सा आ गया, एम्प्लॉय ने कहा क्यों क्यों क्यों, कैसी बातें कर रहे हो, क्यों रखोगे तुम अपने पास कुछ पोर्शन? एम्प्लॉयर ने कहा अरे सुनो तो सही, तुम्हारी सैलरी का कुछ पोर्शन मैं अपने पास रखूंगा, उस पोर्शन को मैं इन्वेस्ट करूंगा शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, कमोडिटी मार्केट में, ट्रेडिंग करूंगा उस पैसे से, और जो भी अर्न होगा ना उसका कुछ पोर्शन तुम्हें दे दूंगा। अब एम्प्लॉय ने कहा भाई ये पोर्शन कुछ मुझे दे दोगे, समझ में नहीं आ रही बात। ऐसा है तुम एक फिक्स्ड साल का फिक्स कर लो, कितना तुम मुझे दोगे दोगे, चाहे तुम्हें जितना भी प्रॉफिट हो, अगर ज्यादा प्रॉफिट हो गया तुम्हारा फायदा, कम प्रॉफिट हुआ तो भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए, तुम महीने का मेरा बांध दो कि इतने पैसे तुम मुझे दोगे ही दोगे। एम्प्लॉयर ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा महीने का बांध देता हूं। इस तरह एम्प्लॉयर ने अपने फैक्ट्री के तमाम वर्कर्स, तमाम एम्प्लॉयज से थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दिया स्टॉक मार्केट में, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव का बेनिफिट पाया, और एक कुछ फिक्स पोर्शन दे दिया किसको? अपने एम्प्लॉयज को, बाकी वो उसका इनकम हो गया। तो ये जो फिक्स्ड पोर्शन दिया जाता है हर साल, सालाना, उसे कहते हैं एन्युइटी। पीरियोडिकल रिसीट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये दी जाती हैं, ये सिर्फ एक साल के लिए वैलिड नहीं होती, ये आजीवन वैलिड होती हैं। एम्प्लॉय जब रिटायर भी हो जाएगा उसके बाद एम्प्लॉय, जब तक एम्प्लॉय की डेथ नहीं हो जाती तब तक ये एन्युइटी एम्प्लॉय को मिलती रहेगी, मिलती रहेगी, मिलती रहेगी। सर क्या फर्क हुआ पेंशन से? पेंशन ही तो है। नहीं भाई नहीं, पेंशन नहीं है, पेंशन होती थी पोस्ट रिटायरमेंट, एन्युइटी जरूरी नहीं है पोस्ट रिटायरमेंट हो। एन्युइटी जो होती है वो ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ सर्विस भी होते हैं, जब करंटली सर्विस चल रही है तब भी एन्युइटी दी जाती है। तो सर्विस जब हो रही है, जब सर्विस चल रही है तब भी एन्युइटी की पेमेंट करी जाती है। सो एन्युइटी इज नॉट पोस्ट रिटायरमेंट, इट इज प्री रिटायरमेंट ऑल्सो, दैट इज नोन एज एन्युइटी। ठीक ठीक है सर, बात समझ में आई? तो भाई ये हैं कुछ 7 कॉन्सेप्ट्स अबाउट द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, दे आर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, द बेनिफिट्स विच विल बी अवेलेबल इन लॉन्ग रन टू द एम्प्लॉयज, एंड देयरफॉर देयर नेम इज रिटायरमेंट बेनिफिट। और ये जो लॉन्ग रन में एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट देते हैं, भाई एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट हम देते हैं, ऑफ कोर्स वो भी टैक्सेबल होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली है ये बेनिफिट जो हमारे एम्प्लॉयज को हम दे रहे हैं। तो आओ अब स्टार्ट करते हैं टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ दीज एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स।